सवाल खाना नहीं सी ना है पुत्र, करना सी। सवाल कौन सा था? गोलान पाकिस्तान हुआ भी है कि नहीं? है? जनरल वाला क्यों नहीं हुआ? लेट? पानी पीने गया था? वाह। स्पेसिफिक वाला हो गया था, जनरल वाला नहीं हुआ? अच्छा जी, सवाल देखते हैं। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस ऑन जनवरी 2023 एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट बाय 30 नवंबर 2023। The management wants to ascertain the borrowing costs that can be included in the cost of warehouse. Relevant details in this respect are as follow. Expected payment related to the construction of warehouse will be as follow. यकम फरवरी को कितनी पेमेंट करनी है? 40। यकम अप्रैल को 120। यकम सितंबर को, यकम दिसंबर को। ठीक हो गया? The project can be financed through the following sources. Specific loan of 350 million at the rate of 16% per annum to be obtained on यकम जनवरी 2023. The principal will be payable। अब देखो स्पेसिफिक लोन कितना है? 350। और टोटल खर्चा कितना आ रहा है? तो स्पेसिफिक लोन टोटल खर्चे से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ लगी? टू बी obtained on यकम जनवरी 2023। The principal will be payable in 5 equal annual installments along with interest from यकम जनवरी 2024। और हमें से लेना देना ही कोई नहीं, हमारा तो काम 30 नवंबर को खत्म हो जाना है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। Withdrawal to be made from the existing general finance facility. This facility will also be used to finance other needs of BPL. Detail of these facilities are as follows. The surplus funds available from the loan will be invested in a saving account at 10% per annum. अच्छा। The construction work is expected to be suspended for the entire month of June 2023 due to usual monsoon rains। ठीक हो गई जी? तो यहाँ तक की बात होने लगी बच्चों। देखो ये सारे का सारे कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक लोन से पूरी हो जानी है, जनरल लोन की तो नौबत नहीं आनी। जनरल लोन की नौबत ही नहीं आनी। टोटल खर्चा कितना चाहिए? 350। स्पेसिफिक लोन कितना है? 350। तो जनरल लोन की बारी आई। पॉइंट ये है कि जब ये कहेगा ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम दी रनिंग फाइनेंस, इसका मतलब ये है कि जनरल स्पेसिफिक लोन आपको मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक लोन कभी मिला ही नहीं। आपने खर्चा किया ही सारे कहाँ से है? यहाँ से। यहाँ तक की बात सुन लगी? इन 220 और 280 को इकट्ठा करें, क्या आंसर आता है? हेलो? हाय। और लिखिए जी।
और समझ लगी है? अब दो लोन है तो आपको इसका मतलब है कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुछ नहीं करना। हम हमेशा रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवरेज से। हाँ जी, वो याद करो जितने टेबल आपने बनाए हैं, क्या लिखा होता है? ये लोन है, ये वेटेड एवरेज लोन है, याद है? तो वेटेड एवरेज लोन लेना, और ये उसने लिखी हुई है एवरेज। मतलब ये कर्जा हो सकता है साल के शुरू में ना लिया हो, एक दो महीने छोड़ के लिया हो, तो इसके साथ 10/12 करना पड़ेगा या 6/12 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा हमें पता नहीं है। वो कहता है मैंने कर करा के आपको आंसर दिया हुआ है कितना, 220। अब वो यूज करो बस, ठीक है, हमने वही यूज करना। बस समझ आ गई बात की? क्लियर है? और अब कर लोगे कि हजर भी को रोला है? क्या मसला आ रहा था? हाँ, ये जरा देखो, पहले तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे ना, 14.2 आया। फिर जितनी जितनी पेमेंट की है उतना उतना, पहले 40 मिलियन की पेमेंट की है, 14.2% इंटू 10/12। 10/12 क्यों? फरवरी से नवंबर है। हाँ, मतलब ये प्लान का हिस्सा है। मतलब आपको पता है कि बारिशें होनी होनी है, नहीं बात समझ आ रही? बारिशें होनी ही होनी है, आपको ऑलरेडी प्लान में पता है। अगर तो कोई ऐसा काम आपको रोकना पड़ जाए कंस्ट्रक्शन, और आपको एडवांस में पता हो कि भाई रोकनी पड़ेगी, तो फिर ये क्या है? ये प्लान का हिस्सा है। वो मसला जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़े और आपने सोचा ना हो, वो है अनप्लान्ड स्टॉपेज। उसमें आप क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे बोरिंग कॉस्ट को। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? नहीं समझ लगी? अच्छा जी बच्चों, ये अब डेली बेस पे आप सवाल, एक आधा सवाल आपने बोरिंग कॉस्ट का करते रहना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज नया टॉपिक, जिसका पिछले किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो जी। नॉर्मल पानी है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी बच्चों, आज हमने करना है जी प्रॉपर्टी प्लान इम्प्रूवमेंट। उसमें हमारा मेन टॉपिक है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को ध्यान से समझना बच्चों। आपने आपने बच्चों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है ना? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक अकेला बंदा था जो कारोबार करता था। फर्ज करें हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बैठे हुए हैं और अकेला बंदा कारोबार कर रहा है, तो उस अकेले बंदे का बच्चों कैपिटल अकाउंट हम बनाया करते थे, याद है? अगर उस बंदे का पहला साल है, कौन सा साल है? पहला साल है, तो उसका ब्रॉड बैलेंस तो कोई नहीं होगा ना। वो तो घर से पैसे लेके आएगा, कारोबार शुरू करेगा। हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसी है। वो घर से कितने पैसे लेके आया? 5 लाख। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सारा साल उसने मेहनत की, उसने प्रॉफिट कमाया कितना?
1.5 लाख रुपया, तो कैपिटल में ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं? ऐड करते हैं। और वो घर पैसे निकाल के ले गया कितने? 80,000, इसका क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बच्चों साल के एंड पे उसका कितना कैपिटल बचा होगा? 5,70,000। क्या ये बात सबको समझ आती? बोलो 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 बोलो। 5 लाख घर से लेके आया, सारा साल मेहनत की, कितना प्रॉफिट कमाया? 1.5 लाख। कुछ पैसे उठा के घर ले गया, कितने पैसे ले गया? 80,000। तो क्लोजिंग कैपिटल उसका कितना होना चाहिए? 570। ये 570 अगले साल के शुरू में होगा उसके पास। क्लियर? अगले साल सारा साल मेहनत की, उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 1,25। तो कैपिटल में जमा होगा कि माइनस होगा? जमा होगा। कितने पैसे घर ले गया? 1,30। तो बाकी का बचा कुचा कैपिटल उसके पास कितना होगा? 5,65,000। ये बात सुन रही? 570 में 1,25 जमा किया, और जो पैसे वो घर ले गया वो माइनस कर दिए। तो साल के एंड पे उसके पास कितना बचा कुचा कैपिटल होगा? 5,65,000। हजम शुद्ध? यहां तक कोई मसला? अब बच्चों, हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से निकल आए हैं, हम आगे हैं FAR 1 में। FAR 1 में हम एक बंदे की बात नहीं करते, हम एक कंपनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपनी में 10-15 बंदे मिलकर कंपनी खोलते हैं, तो सब बंदे अपना अपना पैसा पाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा? अब सब बंदों ने, फर्ज करो 10 बंदे थे, हर बंदे ने 50-50 हजार रुपया डाला। कितने पैसे ऐड किए? तो टोटल पैसे कितने हो गए? 5 लाख। तो बच्चों उसको फिर हम जो है ना इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ब्रॉडन तो कोई नहीं था, लेकिन कैश कितना आया? 5 लाख। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे एक अकेला बंदा लेके आया था, और यहाँ पे 10 बंदे मिलके लेके आए पैसे। यहाँ तक की बात में लगी? अच्छा, साल के शुरू में 5 लाख है, तो एंड पे भी कितना होगा? 5 लाख। अब चूंकि वो 10 बंदे पैसे लेके आए हैं, तो अगर इस अकाउंट में कुछ गड़बड़ की एक बंदे ने भी, तो बाकी 9 बंदे उसका सर फाड़ देंगे, क्योंकि ये 9-10 बंदों के इकट्ठे पैसे हैं। क्या एक बंदा उसमें गड़बड़ कर सकता है? वो कहेगा यार तू क्यों कीता? ये 10.5 बंदे का अकाउंट सी, तू कल ने कहने छेड़छाड़ की थी। समझ लगी? तो फिर ये अकाउंट चूंकि 10 बंदों के पैसों का एक वाहिद अकाउंट है, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बंदा छेड़छाड़ करेगा, बाकी 9 बंदे फाड़ लेंगे। अच्छा, इन 10 बंदों के पैसों से कारोबार चला, कारोबार चला, सारा साल चला, 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया गया। अब 1.5 लाख रुपया जो प्रॉफिट कमाया गया ना बच्चों, उसको कैपिटल अकाउंट में जमा नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या किया करते थे? कैपिटल में जमा कर दिया करते थे। अब की बारी, अब उसको कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे। समझ लगिए? साल के शुरू में 10 बंदों ने 50-50 हजार डाला था, साल के अंत पे कहेंगे यार वही पैसे जो तुमने डाले थे ना उतने ही पड़े हुए, उसमें 1 रुपया भी ऐड नहीं करेंगे। तो अगर कारोबार ने प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट अलग अकाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1.5 लाख। उसका अलग अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रिटेन्ड अर्निंग। उसका नाम क्या रखेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक अकेले बंदे का कारोबार था। अगर वो पैसे घर लेके जा रहा है, तो दुनिया में कोई बंदा है जिससे वो पूछेगा कि मैं पैसे घर लेके जा रहा हूँ? वो अकेला बंदा है, उसी का कारोबार उठा के ले गया घर, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब यहां पे 10 बंदे शामिल हैं कंपनी में जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उनमें से कोई एक बंदा पैसे उठा के घर लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। उन 10 बंदों को बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि यार इस तरह है कि 1.5 लाख रुपए कमाया है, तो हम ना आपको 80,000 रुपये बांट रहे हैं। कितने पैसे बांट रहे हैं? 80,000 रुपये बांट रहे हैं। सारे नहीं बांट सकते, कारोबार भी तो करना है। कमाया 1.5 लाख है, आप लोगों को हम 80,000 दे रहे हैं, कुछ पैसे आपको दे रहे हैं, कुछ पैसे कारोबार में लगाए। तो समझ लगी बात की? तो फिर बंदा कितने पैसे आएंगे? 10 बंदे थे, हर किसी को 8-8 हजार दे दिया कि ये तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा है, तुम खाओ। तो जब हर बंदे को 8-8 हजार का मिल गया, तो बच्चों उसको फिर ड्राइंग नहीं कहेंगे। ड्राइंग तो होती है जो बंदा उठा के अपने घर ले गया। ये तो 10 बंदे जिसमें डिवाइड हुआ है, वो पैसे 10 बंदों में डिवाइड हुए हैं, तो उसके लिए बच्चों नाम क्या रखेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब समझ आ गया? वो ड्राइंग जो ज्यादा बंदों में डिवाइड हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। अगर अकेला बंदा होता, अगर अकेला बंदा होता तो ड्राइंग कहते,
लेकिन अगर 10 बंदे हैं तो उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड के। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, तो बच्चों अब 1.5 लाख रुपया कमाया था, कितने बांट दिए? 80,000 बांट दिए। तो बाकी पीछे प्रॉफिट का कितना हिस्सा बचा हुआ है? 70,000। ये वो पैसा है जो प्रॉफिट का हिस्सा है, लेकिन ये कारोबार के अंदर ही है। ये कारोबार के अंदर ही है। तो बच्चों इसका उर्दू में तर्जुमा करो, क्या मतलब है? रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने बिजनेस में रोक लिया है, उसको हम क्या कहेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। कमाया प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख, 80,000 बांट दिया, 70,000 बच गया। ये क्यों बचा के रखा आपने? क्योंकि आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपने कहा यार बिजनेस में भी तो लगाने हैं ना पैसे, तो 70,000 रुपये कारोबार में ही रहने दो। तो इसका बच्चों अंग्रेजी में नाम क्या रखा? रिटेन अर्निंग। का मतलब समझ आ गया सबको? वो अर्निंग जो अपने कारोबार में रोक ली है, ठीक है। और वो अर्निंग जो कारोबार में नहीं रोक सके, उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। समझ लगी? और बोलो सही। अच्छा, अब बच्चों हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखना, वैसे तो अगर आप एक अकेला बंदा होता तो बैलेंस शीट में उसका कैपिटल कितना आ रहा होता? 5,70,000। लेकिन अब 10 बंदे कारोबार चला रहे हैं ना, तो 10 बंदों का अकाउंट अलहदा शो करेंगे जिसमें कितने पैसे आ रहे हैं, और बाकी जो प्रॉफिट का बचा कुचा हिस्सा रह गया उसको अलहदा शो करेंगे कितना। तो टोटल इनका भी वही आएगा जो उस बंदे अकेले का आ रहा था। उस बंदे का साल के एंड पे कितना आंसर आ रहा था? 570। और इनका साल के एंड में आंसर कितना आ रहा है? 570। फर्क क्या है? उसका एक ही लाइन में आंसर आएगा, यहाँ पे 2 लाइनें। किस अकाउंट को हमने नहीं छेड़ा? कैपिटल अकाउंट को हमने नहीं छेड़ा। कब छेड़ सकते हैं, कब नहीं छेड़ सकते? जब अकेला बंदा कारोबार कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डाल दो, वहीं से ड्राइंग निकाल लो। लेकिन अगर 10 बंदे कारोबार कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना। प्रॉफिट कमाया अलग अकाउंट, पैसे निकालने हैं उसी में से, कैपिटल को नहीं छेड़ना आप। समझ लगी? क्योंकि 15 साल बाद जब लड़ाई होगी किसी एक बंदे की बाकियों से नहीं बन रही, तो उसको कहेंगे भाईजान तुम्हारा हिस्सा कितना था? 15 साल तक ये अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहेगा। 15 साल बाद उस बंदे से लड़ाई होगी, हम उसको कहेंगे भाई तेरा आया था 50,000 टोटल, अपना 50,000 रुपया फाड़ते साइड दो। वो कहेगा मेरा प्रॉफिट भी हिस्सा है, अच्छा ठीक है, ए प्रॉफिट है ये तेरा हिस्सा जिन्ना बंदा लाया था साइड दो। समझ लगी? अगर सारा कुछ इसी में मिक्स कर देंगे तो फिलहाल तो एक बंदे की लड़ाई हुई है, वैसे 10 के 10 बंदे लड़ पड़ेंगे आपस में। वो कहेगा मेरे पैसे ज्यादा बंदे से, दूसरा कहेगा तेरे कितों बंदे से, तू तो है ही गरीब, मेरी बाहर गड्डी वे या अपनी साइकिल वे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो लड़ पड़ेंगे आपस में। इसलिए क्या करो, हिसाब अलग अलग रखो। हम कहेंगे ये वो अकाउंट है जिसमें सबके बराबर पैसे थे, और बाकी का अकाउंट है उसमें किसी के पैसे ज्यादा किसी के कम होंगे, लेकिन जिसमें सबके बराबर के पैसे हैं वहां से निकालेंगे तो बराबर के निकालेंगे। हजम शुद्ध। अकेला बंदा है, सब कुछ एक अकाउंट में डाल दो, कोई लड़ाई वाला चक्कर ही कोई नहीं। अगर ज्यादा बंदे हैं तो अगर सब अपने अपने घरों से पैसे लेके आए हैं तो उसका अकाउंट अलहदा, और जो बिजनेस में कमाई की है उसका अकाउंट अलहदा रखो। समझ लगी बात की? अच्छा, अब दूसरा साल आया। अब दूसरे साल में बच्चों ब्रॉडन बैलेंस क्या लिखेंगे? हालांकि 570 था, 5 लाख क्यों लिखा? ये वो अकाउंट है जिसमें सबके पैसे हैं। साल के शुरू में भी 5 लाख है और एंड में भी 5। इसको नहीं छेड़ना। लेकिन प्रॉफिट वाला अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे? 70,000। पूरा साल मेहनत की, कितने पैसे कमाए? 1,25,000। पैसे बांट दिए। अगले साल हर बंदे को 13,000 दिया गया, तो 1,30,000 बांट दिए। तो बाकी का बचा कुछ प्रॉफिट कितना है बच्चों? अगले साल बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या शो करवाएंगे कि कैपिटल है कितना? 5 लाख। और प्रॉफिट है कितना? 65,000। टोटल कितना रहेगा? 5,65,000। ऐसे ही है। ये बात सबको समझ आ गई? अब हम इस अकेले बंदे की बात करें तो इस अकेले बंदे का दूसरे साल के एंड पे अकाउंट कितना था? 5,65,000। ये एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, कैपिटल 5,65,000। किसी को कोई इतराज? लेकिन अगर कंपनी के खाते हैं तो बच्चों उसमें आपको 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? कैपिटल लहदा, रिटेन अर्निंग।
यहाँ तक की बात नहीं लगी? तो बोलो सही। अच्छा जी, अब ये बैकग्राउंड था बच्चों, बताया गया है क्योंकि इसको फ्यूचर में इस्तेमाल होना है, तो उस बाद में इस्तेमाल करते हैं। अब रीवैल्यूएशन मॉडल बच्चों पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट मॉडल पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने कॉस्ट मॉडल पढ़ा था। वो क्या था कि कोई भी एसेट आपने बाय किया है, उसकी कोई कॉस्ट होगी, 4 साल गुजर गए हैं तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन भी होगी, तो जो बची कुची वैल्यू है उसको क्या कहेंगे? कैरिंग। याद आया कुछ कुछ? ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था। कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। याद है? अगला पॉइंट, रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में वो कहता है कि आपने कॉस्ट नहीं लिखनी है अपनी बैलेंस शीट में, आपने क्या लिखनी है? रीवैल्यूड अमाउंट। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल आएगी? कैरिंग। ये आप पढ़ रहे हैं FAR 1। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था, ये बात समझ लगी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगी? कैरिंग। आज हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो कैरिंग अमाउंट नहीं आती, एक और चीज भी है जिसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो कैरिंग अमाउंट आती है। वो क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी कैरिंग अमाउंट ही आएगी। ये नई बात है जो हमें हजम करनी है। समझ लगी? इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। फर्ज करो कि आपने एक मशीन ली, कितने की ली? 5 लाख रुपए की। 3 साल चलाया, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? 1.5 लाख। तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 3.5 लाख। आपने मार्केट में फोन किया, मार्केट में फोन करके पूछा कि यार हमारे पास एक मशीन है, हमने बेचनी है। मशीन लोगों ने आके देखी, लोग आके रेट लगा के चले गए, लेकिन फाइनल एक बंदे ने कहा कि मेरे से 6 लाख रुपए अभी पकड़ो, ये मशीन अभी के अभी मुझे दे दो। इसका मतलब है 6 लाख रुपए वो फिगर है जो बाकी सीरियस बंदे ने लगाई, वो अभी आपको पैसे पकड़ा रहा है। और कई बंदे तो हवा में रेट लगा लोगों के निकल जाते हैं ना, वो सीरियस नहीं होते। ये बंदा कह रहा है 6 लाख रुपए होने ही पड़ो, मशीन मिल दे दो। यहाँ तक की बात लगी? तो इसका मतलब है असली मार्केट वैल्यू यही है। इस मशीन का फाइनल रेट क्या लगा बच्चों? 6 लाख। अब आप कहते हैं नहीं नहीं यार बस, हमने अभी बेचनी नहीं है, हम जब भी बेचेंगे तुम्हें कॉल करेंगे, तुम टेंशन ना लो, लेकिन अभी हमने बेचनी नहीं है। उस बंदे को आपने रुखसत कर दिया। अब दिमाग में आपके आ रहा है क्या कि ये मशीन आपकी किताबों में कितने की है? 3.5 लाख। लेकिन मार्केट में उसकी औकात कितनी लगी? खुशी हो रही, दुख हो रहा है? खुशी हो रही। यार 3.5 लाख की मशीन थी, अभी उसका रेट क्या लग गया? 6 लाख लग गया। हालांकि बेची तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी हो रही। कह रही इसकी हमने औकात कम सोची थी, लेकिन इसकी तो ज्यादा औकात है। समझ लगी? अब ये खुशी एक्चुअल में हुई नहीं है, लेकिन बहरहाल खुशी तो हो रही है ना। तो बच्चों इस खुशी को रिकॉर्ड करेंगे। इस खुशी को क्या करेंगे? अपनी मशीन की वैल्यू को बढ़ा लेंगे। हमारी मशीन 3.5 लाख से जंप मार के कहाँ चली जाएगी? 6 लाख पे चली जाएगी। और वो जो खुशी है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हमारी इनकम में इजाफा हुआ। क्या हुआ? इनकम है। लेकिन क्या ये खुशी सच्ची मुच्ची की है? नहीं, ये किताबी खुशी। सच्ची मुच्ची की खुशी कब होती? जब सच्ची मुच्ची बेच देते, फिर हमारा वो सच्ची मुच्ची का गेन। ये वो गेन है जो ख्याली पुलाव है, ये सच्ची मुच्ची का गेन नहीं है। तो इसलिए बच्चों इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम बस एक अलहदा से अनरियलाइज गेन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। ये वो गेन नहीं है जो सच्ची मुच्ची प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करते हैं या गेन और डिस्पोजल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमने इसको बेचा ही नहीं, तो ये प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बैलेंस शीट में SOFP में जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड। प्रॉफिट लॉस में कौन सा गेन रिकॉर्ड होगा? जो सच्ची मुच्ची हुआ है। प्रॉफिट लॉस में सेल्स रिकॉर्ड होती है, वो बोलो तो सही, कौन सी सेल रिकॉर्ड होती है? जो सच्ची मुच्ची हुई है या जिनका वादा हुआ है? जो सच्ची मुच्ची सेल हुई है वो रिकॉर्ड की है, जिनका वादा किया लोगों ने वो सेल रिकॉर्ड नहीं की। समझ लगी?
प्रॉफिट लॉस में वो इनकम आती होती है जो सच्ची मुची हो गई है, या किसी ने वादा किया है। वादा अगर किसी ने किया ना कि ये चीज हमें दे दो, हम आपको फ्यूचर में पैसे दे देंगे, ठीक हो गया, हाँ चीज भी फ्यूचर में ले लेंगे। जैसे कई दोस्त आपको कहते हैं या तेरा मोबाइल बड़ा चंगा है, जो तो बेचना है मैनू दसी, तो आप जब सच्ची मुची बेचने का इरादा करते हैं वो बंदा फोन ही नहीं उठाता, तो क्या मतलब है? उसने जो बात की थी वो एम हवाई बात की थी, वो उस बात के बारे में सीरियस नहीं था। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों ये गेन हुआ तो है, लेकिन सच्ची मुची वाला गेन नहीं हुआ। ये हमारे दिमाग की सारी कारस्तानी है कि हम इसको गेन समझें। तो चूंकि दिमागी तौर पे हम खुश हो रहे हैं कि यार चलो देखो, असि समझा सी कि साड़ा ऐसा 3.5 लाख था, लेकिन मार्केट जी कितने था, 6 लाख। तो इसका मतलब हम अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमें गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन एक गेन प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सच्ची मुच्ची का गेन नहीं है। ये एक झूठी मूठी का गेन है, तो इसका हमें आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन कर लेते हैं और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी कि नहीं समझ लगी? बैलेंस शीट में इस तरह के बड़े अकाउंट होते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं होता, जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैलेंस शीट में देखा कि नहीं देखा आपने? क्या अलाउंस फॉर बैड डेट्स सच्ची मुच्ची का बैड डेट्स है? नहीं, वो क्या है? दिमाग में कि इतने बैड डेट्स हो जाएंगे, सच्ची मुच्ची बैड डेट्स तो नहीं हुए। अगर सच्ची मुच्ची बैड डेट्स हुए तो प्रॉफिट लॉस में लेके जाओ, लेकिन वो बैड डेट्स जो अंदाजन होने हैं वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, डेटर में से माइनस करते हैं। पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों ये भी एक अंदाजा है हमारा, इतना गेन हो सकता है अगर हम बेच देते, बेचा तो है ही नहीं, तो ये इसको भी हम फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट। लॉजिक समझ आ गई सब? अभी देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, दिस एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस फॉर दी। इसका प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट नहीं। हजम शुद्ध? अच्छा, अब अगला पॉइंट, रीवैल्यू सरप्लस इज प्रेजेंटेड विद इन इक्विटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। ये क्या था? बैलेंस शीट में जाएगा, इसको हम प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों अगले एग्जांपल देते हैं। हमने एक बिल्डिंग बाई की थी कई साल पहले। कितने की बाई की थी? 15 लाख की। 3-4 साल हो गए इस्तेमाल करते करते। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? इस वक्त उसकी बची कुछ वैल्यू कितनी है? 11 लाख। हमने मार्केट में फोन किया, मार्केट वाले से कहा यार हमने ये बिल्डिंग बेचनी है, कितना रेट लगाओगे? उन्होंने कहा देखो भाईजान सीधी जी गल है वे, तो ये जिथे बिल्डिंग बनाई है ना, इतने किसी वेले भी सलाब आ सकता। ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਭਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਫੁੱਲ ਡੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਤ 'ਚ ਵੀ नहीं ਵੇਖੇ होने, ठीक हो गया जी। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी हमारे नज़दीक इस बिल्डिंग की औकात सिर्फ इतनी है कि इसमें से हम इट्टें और सरिया निकाल लेंगे, वो मार्केट में बेच देंगे, बस। ज़मीन तो है ही नहीं, ऐसे दरिया है। तुम अगर कहो कि हम तुम्हारे प्लॉट की कीमत लगाएं, तो ये प्लॉट थोड़ी है, ये तो दरिया है। हाँ, बस इसके ऊपर जो तुमने इट्टें लगाई हुई है ना, वो तोड़ के हम बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे और कख नहीं पड़ा हुआ। समझ लगी? तो हमने कहा चलो जी इट्टां का रेट लाओ। उन्होंने कहा जी इट्टां का रेट लगेगा 1.5 लाख। बातें तो उसने हमें सुना सुनो के निकल गए। हमने कहा नहीं पुत्र असि नहीं बेचनी, तुम जाओ। लेकिन दुख बड़ा फील हो रहा है। दुख फील हो रहा है कि नहीं हो रहा कि हमारी बिल्डिंग अचानक कहां से कहां आ गई? 11 लाख से सीधा 1.5 लाख से डिगे जा रहे। कितना नुकसान फील हो रहा है? 9.5 लाख रुपए का नुकसान फील हो रहा है। लेकिन क्या बिल्डिंग बेच दी है? बिल्डिंग बेची तो नहीं है, बस रेट सुना है, दिल में आग लग गई है, और उन्होंने क्या तुझा तेरी मेहरबानी से तो पहले कि सारा दिमाग खराब हो रहे, इतने उसे चंडा चंडा मार दिए। वो निकल गया क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था। हमने कहा चंडा तेन मार नहीं सकते, अब हम अपने ऊपर ही गुस्सा निकालें, ठीक है जी। तो अपना बीपी शूट कर गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? एंट्री पास कर लेंगे। क्या हमारी बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई कि नहीं गिर गई?
बिल्डिंग हमारी 11 लाख से 1.5 लाख पे आ गई, हालांकि हमने बेची नहीं है, हमारे पास ही। तो बच्चों बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे कितने से? 9.5 लाख से। लेकिन एक नुकसान हुआ है, नुकसान फील हो रहा है, नुकसान फील हो रहा है। तो अगर कोई नुकसान फील हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं या बैलेंस शीट में लेके जाएं? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ी है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कहती है कि नुकसान भाਵੇਂ सच्ची मुच्ची ना होए, अगर फील भी हो रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रूडेंस कंसेप्ट है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में लॉस होने जा रहा है और आज आपको फील हो रहा है, तो फ्यूचर तक वेट करें, हैं? अभी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर इनकम होने जा रही है तो उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब सच्ची मुच्ची हो जाएगी। समझ आएगी बात? अब ये लॉस फील हो रहा है, सच्ची मुच्ची हुआ नहीं है लेकिन फील हो रहा है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है। ऊपर वाली एग्जांपल में आपको प्रॉफिट फील हो रहा था, उसको हमने प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि भाईजान इनकम रिकॉर्ड आपने नहीं करनी। अगर प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है इनकम भी रिकॉर्ड कर लो, तो यही प्रॉफिट जो आपने लिखा है यही प्रॉफिट लॉस में चला जाता। हजम शुद्ध नहीं बात सुन रही? ठीक है। तो बच्चों अगर नुकसान फील हो रहा है, सच्ची मुच्ची नहीं हुआ, तब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रूडेंस कहता है गेन हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कहता है दोनों बातें प्रूडेंस नहीं की हुई। हजम शुद्ध? अच्छा, अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चों आपने। एज ए रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन देयर कुड बी ए रीवैल्यूएशन सरप्लस और रीवैल्यूएशन लॉस। कह रहे जब भी रीवैल्यूएशन करवाओगे या फायदा होगा या नुकसान होगा। आफ्टर रीवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ एसेट इज इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू। तो कहता है कि रीवैल्यूएशन करने के बाद, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करने के बाद आपका एसेट जिस वैल्यू पे आ जाएगा वो क्या बन जाएगी? फेयर वैल्यू बन जाएगी। यहां पे आपका एसेट किस पे आ गया था? ये 6 लाख क्या है? फेयर वैल्यू। अब वो कैरिंग वैल्यू नहीं है, अब वो क्या बन जाएगी? क्योंकि कैरिंग वैल्यू तो 3.5 लाख थी। अब आपने ये एंट्री पास करने के बाद उस एसेट को कहां पे ले गए हैं? 6 लाख पे। तो 6 लाख कैरिंग वैल्यू तो नहीं है, 6 लाख क्या है? फेयर वैल्यू। अब आप अपने एसेट को कैरिंग वैल्यू से उठा के फेयर वैल्यू पे ले आए। हजम शुद्ध? आपकी बिल्डिंग 11 लाख की थी, अब 11 की नहीं है, अब कितने की है? 1.5 लाख की है। तो 1.5 लाख क्या कैरिंग वैल्यू है? नहीं, अब ये फेयर वैल्यू। रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करने के बाद आपका एसेट कैरिंग वैल्यू पे नहीं रहेगा, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? फेयर वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी। जो आपने कहा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस जाएगा और इक्विटी में जाएगा। हाँ, तो वैसे अगर देखा जाए तो फैक्ट तो सेम ही रहेगा। अगर हम लॉस को उधर रियल अकाउंट में लिख रहे हैं तो जब नेट हो गया आएगा, फैक्ट तो सेम ही होगा दोनों का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। हाँ। ये जो रीवैल्यू सरप्लस है ये वो पैसे नहीं है जो लोगों को बांट सकते हैं। ये ज्यादा है। हाँ, देखो तो सेम ही रहेगा। देखो आपने ये वो वाला, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। प्रॉफिट क्या होता है भला? प्रॉफिट वो पैसे होते हैं जो लोगों को बांट सकते हैं। ये क्या वो वाला प्रॉफिट है जो लोगों को बांट सकते हैं? नहीं, ये बांट नहीं सकते। है तो ये इक्विटी, लेकिन ये ख्याली किस्म की है। सेम रहेगा। नहीं, अफेक्ट सेम नहीं ना देगा, क्योंकि अब इसको बांट नहीं सकते। अगर ये पैसे जाते प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां से निकलते प्रॉफिट, और प्रॉफिट चला जाता रिटेन अर्निंग में, तो रिटेन अर्निंग में वो पैसे होते जो लोगों को क्या कर सकते हैं? बांट सकते। ये हम बांट नहीं सकते, तो ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है। समझ आ गई ना? इसमें फर्क है। ये हम बांट नहीं सकते लोगों को। ठीक है जी? हाँ जी। अगला कोई पॉइंट किसी का? अब आगे सुने। आफ्टर रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब आपका एसेट 3.5 लाख से 6 लाख पे चला गया,
अब ये 6 लाख है जो फ्यूचर में डेप्रिशिएट होगा, या अभी भी 5 लाख को पकड़ के रोते रहोगे? अब इसको भूल जाओ सारे, ये डेप्रिशिएट नहीं होना। अब किसकी बारी है? 6 लाख, उसकी रिवाइज वैल्यू 6 लाख है। अब 6 लाख को डिवाइड करेंगे, समझ लगी? अब जब आपकी बिल्डिंग 11 लाख से कहां पे आ गई? 1.5 लाख पे, तो क्या 15 लाख को डेप्रिशिएट करते रहोगे? कहानी खत्म होगी 15 लाख की। अब 1.5 लाख को बाकी जिंदगी में डिवाइड करेंगे। मतलब शुद्ध। अच्छा जी बच्चों, अब यहां पे अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी। 11 लाख से पहले बात करें, हाँ लेट्स सपोज अगर हम डेप्रिसिएट कर रहे हैं और हम टॉप पे स्क्रैप वैल्यू तो हम लोगों ने डिसाइड की हुई है कि वो 3 लाख होगी हमारी। अब तो स्क्रैप वैल्यू का कंसेप्ट भी खत्म हो गया ना। अब एक चीज के स्क्रैप वैल्यू 3 लाख थी और ये बंदा आके 1.5 लाख का रेट लगा रहा है, तो उसको तो थप्पड़ मारेंगे। कह रहे थे स्क्रैप वैल्यू 3 लाख है, फिर वो हमें थप्पड़ मारेगा कि भाई तेनू किने कह रही स्क्रैप वैल्यू 3 लाख? बात सुन लगी? तू सानू फोन ना कर, तू कबाड़िए ਨੂੰ फोन कर ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ 3 लाख ਦਾ माल। नहीं बात समझ आ रही? स्क्रैप वैल्यू का मतलब वही है ना कि ये वैल्यू कबाड़िया लगाएगा आके, वो कहेगा हमें फोन क्यों किया, तुम्हें तो कबाड़िया ज्यादा पैसे दे रहा है, बुलाओ उसको। उस वक्त स्क्रैप वैल्यू 3 लाख नहीं होगी। नहीं बात समझी? हमें तो बाद में पता लगा ना, हमने तो रावी की जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना ली है। स्क्रैप वैल्यू को भी बेड़ा गर्क हो गया। फिर स्क्रैप वैल्यू का अंदाजा चेंज हो गया ना। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कि सम टाइम फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, साल 2 साल गुजरने के बाद स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये वो टाइम है जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब रिवाइज अंदाजा लगाए, क्योंकि जब पानी आया है तो उसने सब कुछ क्या कर दिया, सारे अंदाजे आपके बेड़ा गर्क हो गए। नहीं बात हो जा रही? पानी किस सोसाइटी में आया था? जाओ जाके देखो, आज उसे एक भी डीलर नहीं बैठा है और अपना फर्नीचर भी उसे छड़ गए। वो एडी तेजी ना नसे ने कि सामान भी नहीं चुकिया उन्होंने। नहीं बात लगी? तो डीलर ही गायब हो गए थे, अपने दफ्तर छड़ गए। तो ये हालात होते हैं क्योंकि सारे अंदाजे एक रात में चेंज हो गए। अच्छा रिबार वापस आ रही थी। अब एग्जांपल है बच्चों, पहली रीवैल्यूएशन हो गई थी 30 जून 2011 वाले दिन। सरप्लस कितना आया था? 3 लाख रुपए। कितना सरप्लस आया था? और हमने एंट्री पास कर दी थी मशीन डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये अनरियलाइज्ड गेन है। कौन सा गेन है? बस दिमाग में है, सच्ची मुच्ची का कोई गेन नहीं। लेकिन हमने गेन रिकॉर्ड कर लिया और अपनी मशीन को डेबिट कर दिया। मशीन अपनी औकात से उठा के ऊपर ले आए। समझ लगी? अब बच्चों 2011 के बाद 2013 में दोबारा हमने उसकी रीवैल्यूएशन करवाई, दोबारा मार्केट से रेट लगवाया और दोबारा हमें मार्केट से रेट मिला 2 लाख। हाँ जी। अब रेट ज्यादा लगा कम लगा? हमें नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? बोलो 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 बोलो। ये लॉस खुद उसने लिखा हुआ है, ये लॉस ही हुआ है 2 लाख का। ये मशीन नहीं है जो 2 लाख की है, इसे लॉस लिखा हुआ है 2 लाख का। अब सोच समझ के जवाब देना। आप एक चीज को अपनी औकात से उठा के ऊपर ले आए थे, तो अब वो 2 साल बाद कहता भाईजान इतने नहीं, इन इतने लेके आओ। तो क्या सच्ची मुच्ची का लॉस हुआ है आपको? सच्ची मुच्ची का लॉस नहीं हुआ। नहीं बात सुनेगी? वो जो ख्याली पुलाव आपने दिमाग में पकाया हुआ था ना 3 लाख रुपए का, ये उसमें से लॉस हुआ है। नहीं समझ आई? क्या ये 2 लाख रुपए का लॉस सच्ची मुच्ची हुआ है? 2 लाख रुपए का लॉस सच्ची मुच्ची? तो ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। ये 2 लाख रुपए का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि ये जो आपने ख्याली किस्म का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है ना, इसको उड़ाओ। इसको उड़ाएंगे बच्चों। इसको कैसे उड़ाएंगे? एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। क्या ये 2 लाख रुपए का लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा? नहीं जाएगा। पहले लॉस, पहले गेन हुआ था, बाद में लॉस हुआ है, तो पहले तो उस गेन को उड़ाओ ना।
और समझ लगी बात? यस सर। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि शुरू में आपको प्रॉफिट हुआ था 3 लाख, लेकिन 2 साल बाद अब आपको लॉस हुआ है कितना? 3.5 लाख रुपए का। हाँ जी, अब क्या करें? सच्ची मुच्ची का लॉस 50,000 का, 3.5 लाख का नहीं। तो फिर क्या करें? 3.5 लाख को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 3 लाख तो इसको खत्म करेगा ना, और बाकी 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि सच्ची मुच्ची का लॉस 50,000 का। नहीं बात सुनेगी। एक चीज है बच्चों, उसकी असल औकात ये है, रियल वर्थ। आप उसको ऊपर ले जाते हैं, ख्याली पुलाव, ठीक है जी, आर्टिफिशियल वर्थ। यहां पे ले आए और कल को नुकसान हुआ तो यहां पे आ गए, तो क्या सच्ची मुझे नुकसान हुआ? सच्ची मुझे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कल को नुकसान हुआ यहां तक, फिर तो यहां से लेके यहां तक का नुकसान सच्ची मुच्ची का है, और ऊपर वाला जो नुकसान है वो झूठी मूठी का है। समझ लगी बात की? 3 लाख का गेन हुआ था, 3.5 लाख का नुकसान हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि 3.5 लाख का नुकसान नहीं है भाईजान, नुकसान 50,000 का है। असम्पशन। यस सर। तो बच्चों उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? गौर से देखो जरा। रीवैल्यूएशन लॉस, रिवर्स सरप्लस कितने से उड़ाएंगे? 3 लाख से। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में कितना नुकसान रिकॉर्ड करेंगे? 50,000 से, और अपनी मशीन को 3.5 लाख से उड़ाएंगे। क्या ये एंट्री सबको समझ आ गई? यस सर। अगर आपने किसी चीज के बारे में आर्टिफिशियल गेन रिकॉर्ड किया है, फ्यूचर में लॉस होगा, तो पहले वो आर्टिफिशियल जो गेन रिकॉर्ड किया ना उसको उड़ाओ। बाकी का अगर सच्ची मुच्ची का लॉस है तो वो आपको फिर उसके अलावा जो होगा वो नजर आएगा। हजम शुद्ध। इसमें कोई इतराज है किसी को? नहीं बात सुन लगी। तो क्लियर हो गया दोनों सिनेरियो, कि अगर पहले गेन हो बाद में लॉस हो, तो लॉस उस गेन से कम भी हो सकता है, उस गेन से ज्यादा भी हो सकता है। अगर तो कम है तो फिर तो प्रॉफिट लॉस में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो जो जितना ज्यादा है वो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि सच्ची मुच्ची का लॉस वही है। हजम शुद्ध। अब बच्चों अगला पॉइंट आ गया कि एक मशीन होती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी किताबों में, तो कॉस्ट अलग रिकॉर्ड करते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आपका रिवैल्यूएशन का गेन आएगा या लॉस आएगा, तो कॉस्ट का क्या करना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करना है? नहीं बात लगी? अब बोलो तो सही। वो कहता देखो, आपने 2 अकाउंट बनाए होंगे ना इस मशीन का, कॉस्ट अकाउंट लहदा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 5 लाख एक अकाउंट में चल रहा होगा, 1.5 लाख दूसरे अकाउंट में चल रहा होगा। आप कहते हैं जी मशीन मैंने 6 लाख की रिकॉर्ड करनी है, आपने इंटरव्यू पास कर ली, मशीन डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। लेकिन आपके कॉस्ट अकाउंट में ऑलरेडी कितना बैलेंस आ रहा है, तो उसमें आप 2.5 लाख और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 लाख। हालांकि होना कितना चाहिए? 6 लाख। ये क्या गड़बड़ है? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि कॉस्ट अकाउंट लेता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लेता है। आपने मशीन अकाउंट में 2.5 लाख और डाल दिया, 5 लाख पहले ही पड़ा हुआ था, वो कितना हो गया? 7.5 लाख। हम कह रहे हैं होना चाहिए 6 लाख। तो इसका मतलब है कुछ और भी करना पड़ेगा ताकि वो 6 लाख पे आ जाए। अब जरा देखते हैं बच्चों क्या करना होगा। अब इसको जरा ध्यान से समझना आपने। फर्ज करो जी आपने मशीन अकाउंट मेंटेन किया हुआ था और उसमें कॉस्ट कितनी लिखी हुई थी? 5 लाख। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1.5 लाख। कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 3,50,000। फेयर वैल्यू कितनी थी? 250। कितना नुकसान हो गया? 1 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ तक की बात लगी? आपकी किताबों में वो कितने की शो हो रही थी? 3.5 लाख। मार्केट में फोन करके पता करवाया भाई कितना रेट है, तो क्या रेट मिला? 2.5 लाख। तो बैठे बैठे क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितना? देख लो, यहाँ तक की बात समझ लगी? अब बच्चों सबसे पहले तो नुकसान रिकॉर्ड करेंगे ना, दिमाग में क्या आ रहा है? लॉस डेबिट मशीनरी ऐसी है। लेकिन उससे एक काम और भी करना है, वो क्या है कि उसकी जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है ना वो भी उड़ानी है।
तो डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है बच्चों? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है? उसको जब उड़ाना है तो क्या करेंगे? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ाना है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जब एंट्री पास होगी ना बच्चों, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी मशीनरी 5 लाख से 3.5 लाख पे आ जाएगी। सोचो जरा, आपकी मशीन पहले किस पे थी? 5 लाख पे थी। जब आपने एंट्री पास की तो मशीनरी की वैल्यू में इजाफा हुआ कि कमी हुई? कमी हुई, क्योंकि मशीनरी क्रेडिट हो रही है। तो आपकी मशीन जंप मार के कहां से कहां आ जाएगी? 5 लाख से उठ के 3.5 लाख पे आ जाएगी। मतलब कॉस्ट से उठ के कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगी। यहां तक की बात लगी? फिर आपकी इस मशीनरी ने जंप मारना है एक और, तो 3.5 लाख से उठ के कहां पे आ जाएगी? 2.5 लाख पे आ जाएगी। मजीद मशीनरी की वैल्यू में कमी आनी है कितनी? 1 लाख। क्या ये बात सबको समझ आई है? क्या नहीं समझ आई? ये 2 एंट्री क्लियर है? पहली एंट्री का मकसद क्या है? पहली एंट्री का मकसद ये है कि जब भी आपको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होगा ना, आपने कॉस्ट से उठ के कैरिंग अमाउंट तक पहुंचना। मतलब वो अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सारी डिलीट मार देनी। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन सारी क्या कर देनी है? डिलीट मार देनी है। उससे होगा ये, अब आपकी कॉस्ट 5 लाख नजर नहीं आएगी। कितनी नजर आएगी? 3.5 लाख। और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नजर नहीं आएगी, उसकी जगह क्या जीरो आएगा, नजर आएगा? 0। क्या यहाँ तक की बात में लगी? क्यों? क्योंकि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी की सारी क्या कर दी है? उड़ा दी है। अब आपके एसेट अकाउंट में 3.5 लाख नजर आएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? 0। ठीक हो गया? अब 3.5 लाख आ गया। अब क्या करना है? अब ये है कि वो 3.5 लाख नजर, वो 3.5 लाख भी नजर नहीं आना चाहिए। उसकी जगह क्या नजर आना चाहिए? 2.5 लाख। तो क्या करना होगा? 1 लाख का नुकसान और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहां तक की बात लगी? अब बोलो तो सही। 1 लाख का नुकसान और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपकी मशीनरी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5 लाख। पहले आप बच्चों यहां से जंप मार के यहां पे आए, अब यहां से जंप मार के यहां पे आना है। तो क्या करना पड़ेगा? 1 लाख का नुकसान और रिकॉर्ड करना। समझ लगी? अच्छा, कॉस्ट से कैरिंग वैल्यू तक जंप मारने की एंट्री क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी डिलीट हो। अब कैरिंग वैल्यू पे पहुंच गए आप। किस पे पहुंच गए? अब कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू पे पहुंच, उसकी क्या एंट्री करेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। कितने से? 1 लाख। क्या ये दोनों एंट्री समझ आ गई? यानी कि अब पीछे आपको समझाने के लिए हमने हमेशा एक ही एंट्री की है, या लॉस है या प्रॉफिट है, जबकि हकीकत में 2 एंट्री होनी है। हकीकत में कितनी एंट्री होनी है बच्चों? पहली एंट्री कौन सी होनी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ाने की एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी होनी है? लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री। ये दोनों एंट्री समझ आ गई सबको? हैं? ये मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? हौसला हौसला, अगली आ रही एग्जाम्पल। हौसला नहीं कर दिया वहां कसम, बंदा की करे। तानू क्या लगे सुबह टॉपिक खत्म हो गया? सुबह पेपर आई क्या था? हौसला कर लो, अगली एग्जाम्पल आ रही है। हाँ जी, लो जी, एक और इक्विपमेंट लिया था किसी जमाने में, कितने का लिया था? 15 लाख का। डेप्रिशिएट करते 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 कितनी डेप्रिशिएशन चार्ज कर चुके हैं? 7 लाख की। बाकी बची कुछ वैल्यूज की कितनी रह गई है? 8 लाख। मार्केट में फोन किया, क्या रेट मिला? 11 लाख। क्या हुआ? 3 लाख का गेन। अब स्यापा ये है कि मेरे एसेट अकाउंट में 15 लाख रुपए की वैल्यू आ रही होगी, ऐसी ना? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट तो अलग बनना है और एसेट अकाउंट अलग बनना है। एसेट अकाउंट में कितने पैसे आ रहे होंगे? 15 लाख। जब मैं उस 15 लाख में 3 लाख और ऐड कर दूंगा तो वो तो हो जाएगा 18 लाख। वो क्या हो जाएगा? जबकि मुझे उसको किस वैल्यू पे मेंटेन करना है? वो तो 11 लाख पे मेंटेन करना।
तो मुझे फिर एक एंट्री से मेरा गुजारा नहीं होता, 2 एंट्रियां करनी पड़ती। यहाँ तक की बात लगी। अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। पहली एंट्री क्या होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। इससे क्या होगा बच्चों? मैं 15 लाख से जंप मार के 8 लाख पे आ जाऊं। इस एंट्री का मकसद यह है, आप अपने एसेट को कॉस्ट से उठा के कहां पे ले आओ? कैरिंग मॉडल। ये एंट्री 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए की समझ आ गई? क्या एंट्री करेंगे बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। यहां तक की बात समझ लगी? अब मैंने 8 लाख से कहां पे जाना है? 11 लाख पे जाना है। अब बताओ, अब मशीन डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? मशीन डेबिट होगी और सरप्लस क्रेडिट होगा 3 लाख। सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट 3 लाख का होगा। सॉरी, सच्ची मुच्ची का तो नहीं होगा, दिमागी तौर पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 लाख का हुआ है। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विपमेंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो यहां से बात समझ आई बच्चों, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, एक एंट्री आपकी पक्की है। कौन सी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ये एंट्री होनी ही होगी, चाहे लॉस हो या ऊपर वाले सिनेरियो में लॉस हो रहा था, नीचे वाले सिनेरियो में गेन हो रहा है। एक एंट्री सेम है, दूसरी उल्टी सीधी हो सकती है। हजम शुद्ध? अच्छा जी। अब बच्चों अगला पॉइंट है, कहता है बिफोर एनी फर्दर डिस्कशन प्लीज रिकॉल द कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग। अभी अभी हमने रिटेन अर्निंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यहां पे बच्चों जरा देखो, अगले साल का जरा देखो, आपका रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 70,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 125। कितना डिविडेंड बांट दिया लोगों को? 130। तो क्लोजिंग प्रॉफिट कितना आया? 65,000। ये बच्चों टी अकाउंट के फॉर्म में लिखा था। अगर मैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं, किसकी फॉर्म में लिखूं? स्टेटमेंट फॉर्म में, तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि मेरा साल के शुरू में जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था, मेरा साल के शुरू में जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था वो था 70,000। ऐसे ही है। और मैंने जो प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया? 1,25,000। ऐसे ही है। तो वही 70,000 में मैं जमा करूंगा कि माइनस करूंगा? जमा करूंगा। मैंने लोगों को कितने पैसे बांटे? तो वो प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस करूंगा। तो बच्चों मेरी क्लोजिंग फिगर निकल आएगी 65,000। वो जो टी अकाउंट के फॉर्म में हमने लिखा था और ये जो फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये दोनों बातें समझ आ रही? वहां पे डेबिट क्रेडिट हुआ पड़ा था, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ। साल के शुरू में 70,000 था, 125 कमाया, 130 बांट दिया, इस वक्त 65 पड़ा हुआ। ये रिटेन का फॉर्मेट सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी को इतराज है तो बताया। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है, आपने एक एसेट की मार्केट वैल्यू लगवाई, उसकी वैल्यू उसने बता दी जनाब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ज्यादा है। आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बेचा नहीं। तो वो जो प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड किया वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, क्योंकि वो किताबों में प्रॉफिट है, सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट। आप अगले साल उसको बेच देते, अगले साल उसको, तो इसका मतलब है वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, अब वो क्या बन जाएगा? वो रियलाइज प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि अब तो सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट बन जाएगा। नहीं समझ आ रही बात? आपने रेट लगवाया एक चीज का, आपने 100 रुपए की बाइक की थी, आपने रेट लगवाया कितने की? 120 की। तो 20 का प्रॉफिट हो गया। उसने कहा बेचनी है, ऐसे नहीं बेचनी नहीं, बस रेट लवाना से वो चला गया। अब हमारी किताबों में पता लग गया ये एसिड 120 का है। हमने 20 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। हमारे दिमाग में है कि हमारा एसिड कितने का है? 120 का। ओके, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई। हमने उसी को फोन किया, यार वो है आके तो ले ला मोबाइल। वो कह रहा ठीक है 120 रुपये दे दो। पहले हम ऑलरेडी 20 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर चुके हुए, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? वो कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? प्रॉफिट लॉस में नहीं रिकॉर्ड किया होगा, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड किया होगा। ऐसे ही है। अब जब 2 दिन बाद वो आया, वो 120 रुपये हमें पकड़ा के हमारा एसेट ले गया, तो क्या उस दिन हमें कोई प्रॉफिट हुआ? उस दिन हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों बोला? वो 120 का ही था उस वक्त। सोचो जरा, हम एंट्री पहले पास कर चुके हैं ना। एसेट 20 रुपए से डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 रुपए से
क्रेडिट। हमारा एसेट ऑलरेडी किस वैल्यू पे आ चुका था? 120 पे। बेचा कितने का? तो कोई गेन लॉस नहीं हो। समझ लगी बात की? वो 120 का था, 120 का बेचा, कोई गेन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो जो गेन आपने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा था, वो पहले था अनरियलाइज, अब वो क्या बन जाएगा? रियलाइज गेन। बेचते वक्त कोई गेन नहीं हुआ, वो गेन जो 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, बस उसका स्टेटस चेंज हो गया। स्टेटस का चेंज हो गया, पहले तो कंफर्म नहीं था, अब कंफर्म हो। नई बात समझ लगी? ध्यान से बच्चों दोबारा सुन लो मेरी बात। एक एसेट आपने चीज ली थी 100 रुपए की, कितने की ली थी? आपने उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई, कितनी लगी? 120। तो कितना गेन हुआ? 20 का। आपने बेचा कोई नहीं, आपने बेचा कोई नहीं, तो आपने एक एंट्री पास की होगी, क्या? एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। हजम शुद्ध। ये एंट्री फर्ज करो 1 जनवरी को आपने पास की। अब 3 जनवरी को आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, आपने इस एसेट को बेच दिया। सोच समझ के जवाब देना। अब आपका एसेट आपकी किताबों में कितने का नजर आ रहा होगा? अब 120 का नजर आएगा, 100 का नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने 20 रुपए से एसेट को बढ़ा दिया है। तीन 3 दिन बाद आपने किसी और बंदे को कॉल की, कह रहा है असि एसेट बेचना है, आके ले जा। अब वो कोई और बंदा था, ये कोई और बंदा है। इसने कहा ठीक है। वो कहता है कितने का दोगे? हमने जुआ खेला, हमने कहा 125 का। वो कहता ठीक है 125 डन। तो बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना, अब क्या हुआ? अब ऑन स्पॉट हमने 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया। क्या ये बात लगी है? हम अपनी किताबों से एसेट निकालेंगे कितने का? 120 का। कैश कितना पकड़ा होगा? 125 का। और क्या हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट अलहदा से रिकॉर्ड करें, गेन ऑन डिस्पोजल। ये बात समझ लगी? लेकिन अंदर खाते हमें फील हो रहा है कि यार प्रॉफिट 5 नहीं 25 है। सोचो जरा, असल में तो चीज हमने 100 की ली थी, बेची कितने की है? 125 की। असल में तो प्रॉफिट 25 का होना चाहिए, लेकिन हम कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं? 5 का। ये 5 का क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि हम एसेट 120 का रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे ना। जब आप डिस्पोजल करेंगे तो एसेट 120 से निकलेगा, तब तो गेन 5 का ही आएगा ना। फिर हम कहेंगे कि ये जो गेन था, ये था अनरियलाइज गेन। अब ये भी क्या बन जाएगा? रियलाइज गेन। तो अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को बच्चों डेबिट करेंगे कितने से? 20 से। और इसको डाल देंगे रिटेन्ड अर्निंग में। इसमें डाल देंगे क्योंकि रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट है जो रियलाइज्ड है। रियलाइज से क्या मुराद है? जो सच्ची मुच्ची का प्रॉफिट। नहीं समझ आ रही बात? उस सूरत में जाके हमारा टोटल प्रॉफिट 25 का बनता हो। नहीं बात हो रही? अब आप कहेंगे सर ये 20 रुपए का प्रॉफिट आप प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं लेके गए? दिमाग में आ रहा था? ये रीवैल्यू सरप्लस कहां पड़ा हुआ है? बैलेंस शीट में। और रिटेन अर्निंग कहां पड़ी हुई है? बैलेंस शीट में। हम कहेंगे यार नाल दे कमरे 6 पाइए उन्होंने चौके थे लाओ, तो ये जो घुमा के रह के आना सारा लाहौर। बैलेंस शीट में ही रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, और बैलेंस शीट में ही रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। बस एक लाइन से डाटा उठा के दूसरी लाइन में लेके आना है। क्या ये 5 रुपया घूम घुमा के रिटेन अर्निंग में नहीं आ जाना? ये भी तो आ ही जाना। ऐसे ही है ना? ये अदर इनकम के तौर पे प्रॉफिट लॉस में लिखोगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालोगे, फिर वो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में आएगा, फिर 5 रुपए वहां से आ रहा होगा। तो ये 20 रुपए इतनी दूर से घुमा के नहीं लेके आए। हम कहेंगे यार एवी बैलेंस शीट एवी बैलेंस शीट की कर ले भाई चौके थे 5। एक लाइन तो कट के ऊपर लाइन च लिख दो, बस इतना करना। मतलब जो नहीं समझ लगी बात? अच्छा, लेकिन बच्चों ये वाला सीन उल्टा भी तो हो सकता है। क्या बोला? आपने एक चीज 100 रुपए की बाई की,
किसी बंदे से 200 का यार ਇਹਦਾ किन्ने दी ले लेगा, उन्होंने कहा 120 दी ले लांगा। ਅਸੀਂ कहा चल ठीक है, ਅਸੀਂ नहीं बेचनी, तू जा। चला गया, हमें रेट पता लग गया कितना है, 120। हमने एंट्री पास कर ली, क्या ऐसा डेबिट रीवेल सरप्लस क्रेडिट। 3 जनवरी को हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, हमने उसी को फोन किया, आ जा यार। वो कह रहा तू मेरी पिछली बार बिस्ती की थी, याद है ना तेनों, मैं बिस्ती भुलिया नहीं है। अच्छा कि यार चल मार गोली बिस्ती थी, आ जा चीज ले ला, तो पैसे फड़ा किन्ने 120। मैंने कहा 120 नहीं हूं, तू की थी मेरी बिस्ती, मैं 120 हूं पूरे नहीं देने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं पैसे देंगे तेनों 115, ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ, नहीं लेने ते ना ले। ਅਸੀਂ कहा चल ठीक है तू बह जा। हम कमरे से बाहर निकले, बाहर जाके बाकी लोगों को फोन मिलाया, क्या चीज बेचनी है, किन्ने दी लोगे। किसी ने कहा 110 की, किसी ने कहा 105 की, किसी ने कहा 102 की, किसी ने कहा 112 की। हमने सारे यारों दोस्तों को फोन कर लिया, किसी ने भी 115 वाला रेट नहीं दी। हम वापस आए कमरे में, उसको कहा को पानी छानी कुछ चाय पीनी है, मैंने कहा नहीं बस मैंने चीज़ फड़ाते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इनकार कर देंगे, अब उसको पकड़ा देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बच्चों एंट्री उल्टी हो जाएगी थोड़ी सी, गेन निकलने की बजाय क्या निकल आएगा, लॉस निकल आएगा। क्योंकि एसेट तो 120 के रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे ना, एसेट हमारी किताबों से 120 का ही जाएगा। पैसे कितने आए 115, और लॉस हो गया हमें कितने का, वो चला गया, वो चला गया। लेकिन अंदर खाते हम सोच रहे हैं यार सानू नुकसान तो होया ही नहीं, हमने कितने का लिया था 100 का, इसको कितने का बेचा, तो मैं क्यों अपना बीपी लो कर रहा हूं? क्या सच्ची मुच्ची को नुकसान हुआ है? सच्ची मुच्ची कोई नुकसान नहीं है, बल्कि 15 का प्रॉफिट हुआ है। तो लगिए, तो वो जो 20 की एंट्री मैंने पहले पास की थी, एसेट डेबिट रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट, उस रीवैल्यू सरप्लस को मैंने अब खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सच्ची मुच्ची वो प्रॉफिट हो गया, वो चीज सच्ची मुच्ची बेच दी ना, तो मैं जब अनरियलाइज प्रॉफिट था वो अब रियलाइज हो गया। अब क्या एंट्री पास करूंगा, रीवैल्यू सरप्लस डेबिट उड़ा दिया उसको, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। यहां तक की बात लगी? अब जरा सोचो, ये 5 रुपए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को कम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन ये 20 रुपए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा देगा, तो नेट इम्पैक्ट कितना आएगा, 15 का है। अजम शुद्ध? असल में 15 का प्रॉफिट होना चाहिए था, 15 का प्रॉफिट हो रहा है। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं ना, कि भाई आपने मार्केट में रेट लगवाया, रेट लग गया ज्यादा, लेकिन कल को जब सच्ची मुच्ची बेचने गए तो हो सकता है उस वैल्यू से भी ज्यादा रेट लग जाए, या उस वैल्यू से कम रेट लग जाए। तो अगर उस वैल्यू से ज्यादा रेट लग गया तो ऑन स्पॉट भी गेन आ जाएगा, और पिछला जो रिकॉर्ड किया था वो तो है ही है। या अगर उस वैल्यू से कम लगा है तो ऑन स्पॉट तो लॉस है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस नहीं है। नहीं समझ आई बात? जब ये 5 रुपए से प्रॉफिट कम होगा और 20 रुपए से प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो नेट इंपैक्ट कितना आएगा? आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, मतलब आप कह रही है कि नहीं ए भी गलत है, ए 5 भी गलत है, 15 ही लिखना है भाई, है ना? डायरेक्ट 15 ही, मतलब आप लाहौर से जा रही कराची, ठीक है क्या, मुल्तान में जाके आ जाए कि बोतला तो मिल रही है नहीं पानी वाली है, तो मुल्तान से तो नहीं लेंगे, वापस लाहौर आके लेंगे, क्योंकि असूल तो यही बनता है। सोचो अब यहाँ पे क्या जवाब होगा, तो उधर से क्यों लेना, डायरेक्ट लेना। डायरेक्ट कहाँ से लेना था, नियत की थी लाहौर में फला जो है ना जनरल स्टोर, वहां से मैंने पानी लेना, तो डायरेक्ट तो लाहौर से ही बनता है ना, मुल्तान से वापस आए लाहौर, 7 घंटे का सफर करके वापस आओ। हूं मुल्तान को याद आया है, सहराए मदीना है, अब आपको मुल्तान की तारीफें करनी पड़ेगी, पानी जो लेना। अब एडजस्टमेंट कर लेंगे या वापस असूली तौर पे लाहौर से कर लेंगे ना, वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर। क्या जो हो गया है इस वक्त, जो बन रहा है उसको करो रिकॉर्ड। 5 रुपए का लॉस यहाँ पे बनता है तो रिकॉर्ड कर लो, और 20 रुपए वहां से कर लेंगे, अल्टीमेटली दोनों अपनी जगह पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 15।
ऐ नहीं कहने सर मैंने 20 लिखना, मैंने मुझे ना ये 20 के साथ 0 पसंद ही नहीं है, मैंने 15 ही लिखना है। हाँ, गुजारा हो देगा? नहीं, हजम नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो मसला है? 20 के साथ वो खास नफरत है तो बता दें, किसी ने आपके 20 रुपए मारे हों, वो आपको आज याद आ गए हों। हाँ, और समझ लगी बात की? अच्छा नहीं बच्चों, अब कहता है, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। व्हेन रीवैल्यू सरप्लस इज रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या है? रीवैल्यू सरप्लस बाय डिफॉल्ट अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है? वो कहता है किस सूरत में ये अनरियलाइज प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो रियलाइज होने से क्या मुराद है? वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रांसफर टू, मतलब रीवैल्यू सरप्लस को जब उठा के रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे तो इसका मतलब यही है कि आप मानते हो कि ये रियलाइज हो गया, क्योंकि रिटेन अर्निंग में रियलाइज प्रॉफिट ही पड़ा होता है। समझ लगी बात की? तो कहता है उसके दो सिनेरियो हैं। कितने सिनेरियो हैं? पहला सिनेरियो ये है, ट्रांसफर सरप्लस इन फुल व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, जब आपने एसेट ही बेच दिया है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट था अब वो क्या हो गया है? रियलाइज हो गया है, क्योंकि आपने उसको अनरियलाइज इसलिए कहा था तो बेचा नहीं था, अब तो बेच ही दिया ना, तो फिर तो अनरियलाइज ना रहा, अब वो क्या बन गया? रियलाइज बन। ये वही बच्चों बात है जो मैंने आपको समझाई है, समझ आई है आपको? बोलो तो सही। ये जरा एग्जांपल पढ़े और इसकी एंट्री पास करें जरा डिस्पोजल की, कितनी समझ आती है अभी पता चल जाता है। हाँ जी। अनरियलाइज तो रिवर सर्विस को डेबिट कर दिया, उड़ा दिया, और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर दिया, मतलब उसमें ऐड कर दिया, तो अनरियलाइज रियलाइज में कन्वर्ट हो गया, वो उसमें चला गया। हाँ जी, हो गया।
अरे हो गई यस सर। एंट्री पास हो गई बताइए क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे वो कहता है जी मशीनरी हैविंग रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ 2,60,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट 13,000 इज सोल्ड फॉर 2,53,000 ऑन 30 जून 2013 ऑन दिस डेट द बैलेंस ऑफ सरप्लस इज 75,000। इसका मतलब है बच्चों कि ये मशीन पहले किसी जमाने में रीवैल्यू हो चुकी है, तभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज कॉस्ट लिखा होता। क्या लिखा होता? कॉस्ट के मशीन हमने इतने की परचेज की है, वर्ड होता है कॉस्ट का, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? तो पुराने वक्तों में ये रीवैल्यू हुई होगी, इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल गेन रिकॉर्ड किया होगा। कितना? तो ये अपनी औकात से 75,000 ऊपर शो हो रही है, ये अपनी औकात से 75,000 ऊपर शो हो रही है। समझ लगी बात की? फिर भी हमने इसको बेचा है तो क्या हुआ है? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। कैसे बच्चों? हमने कितने पैसे पकड़े हैं? 2,53। और आपको पता है जिस दिन आप डिस्पोज ऑफ करते हैं उसकी पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी उड़ाते हैं 13,000 से। अच्छा, मशीनरी कितने की निकाली हमने? 2,60,000 से। तो बच्चों हमें बैलेंस की फिगर हमारी जो निकलेगी वो 6,000 का गेन निकलेगा। क्या ये बात सबको समझ आई? एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट। जब ये तीनों लाइनें लिख रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कोई बैलेंस की फिगर निकल आएगी। यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह 13,000 का डेप्रिसिएशन है, तो ऐसे तो अगर 247 में तो मशीनरी आ नहीं ना, क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो उसकी एंट्री पास कर लो, फिर क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर वो कर लो। हाँ उस तरह कर लो फिर, ठीक है। यहाँ पे 13,000 ना लिखो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 247 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर लो, फिर भी 6,000 का गेन ही आना। और समझ लगी बात की? हाँ जी। हाँ हाँ। पूरे का पूरा बनाया था कि हम जो भी प्राइस की मैंने गेन था तो पूरा रिवर्स सॉल्व करके कॉस्ट करके ठीक है फिर मैंने उसको डेप्रिसिएशन और एसेट के भी 13,000 प्राइस कम हो ठीक गया। है फिर एसेट के अंदर 75,000 रुपये वाला गेन आया ठीक है तो सरप्लस आ हाँ, ठीक है। गया। उसके बाद फिर प्राइस बन जाएगी 260। ठीक है। तो फिर एसेट 260 से जाएगा, कैश इतना मिला तो लॉस 7 से। नहीं नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो आनी ना 13,000 की। तो वो तो इधर होगी। वो अगर आप उसमें आपने डेप्रिसिएशन फिर जो है ना, कि 13,000 की डेप्रिसिएशन वो है जो रिवैल्यूएशन होने के बाद की आएगी, पहले वाली तो पहले उड़ा दी होगी ना। कि 13,000 की डेप्रिसिएशन बाद में आई है, मतलब रिवैल्यूएशन होने के बाद ही आई। ठीक है, वो अभी भी आनी है, पर वो अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक की बात लगी जी? और बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर ये एसेट हमारा पहले दिन से कॉस्ट पे होता, कभी रीवैल्यू हुआ ही ना होता, तो बच्चों हमारा गेन 6,000 ना होता, हमारा गेन 81,000 का होता। सोचो जरा, सोचो 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 सोचो। इसमें 75,000 ज्यादा पड़ा हुआ ना, इसमें से 75,000 निकालो। 1,85,000 का ये एसेट था। कितने का था? 1,85 का। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे 260 की बजाय क्या लिखूं, 1,85 लिखूं, अब जरा एंट्री करो। नीचे 6,000 आएगा, नीचे 81,000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई। अगर ये एसेट मैंने कभी रीवैल्यू किया ही ना होता तो फिर मेरा गेन 6,000 का ना होता, 81,000 का होता। तो इसका मतलब है गेन तो अभी भी मेरा फिर 81,000 का ही होना चाहिए ना। ये तो जाहिर तौर पर मुझे ऑन स्पॉट गेन नजर आ रहा है 6,000 का, असल में मेरा गेन 6,000 का नहीं है, 81,000 का है। वो कैसे? वो जो पुराना मेरा आर्टिफिशियल गेन था, अब वो भी मेरा गेन रियल गेन बन गया। उस 75,000 के सरप्लस को मैं उड़ा दूंगा और कहां ट्रांसफर कर दूंगा? रिटेन अर्निंग में। तो रिटेन अर्निंग में मेरे दो प्रॉफिट आ रहे हैं। 6,000 घूम के आएगा प्रॉफिट लॉस से,
और 75,000 का बैलेंस शीट में ही एक लाइन से उड़ा के दूसरी लाइन में डाल देंगे। तो 6 लाख ऊपर से आ रहा है, 75 नीचे से आ रहा है। टोटल मिलाएंगे रिटेन अर्निंग में कितना गेन आ जाएगा? 81,000 ही आ जाएगा जो आना चाहिए। नहीं समझ आई? अगर आप रीवैल्यूएशन ना करते तो आपका सीधा सीधा 81 का गेन आना चाहिए था। अब हम रीवैल्यूएशन कर बैठे हैं तो गेन अभी भी 81 का ही है। बस वो गेन दो मुख्तलिफ किस्म के नहरों से मिलकर समंदर में गिरेगा। पहले एक ही लाइन नहर में आना था, अब दो नहरें बन जाएंगी उसमें। हजम शुद। अब जरा देखें वो रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट बच्चों ओपनिंग बैलेंस हमने पढ़ा था, याद है? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 70,000, याद करो। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख, नहीं 1,30,000 था मेरा ख्याल। अच्छा अच्छा, प्रॉफिट था हमारा 1,25,000 का, ऐसे ही है। और ये आया ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, ये लाइन पहले मौजूद नहीं थी, ये लाइन अब ऐड होगी रिटेन अर्निंग। कि वो एसेट जो बेच दिया है ना, उससे रिलेटेड जितना सरप्लस पड़ा था ना, वो यहाँ पे आके अब जमा हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में कितना दिया हुआ है? 75,000, वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। और जो डिविडेंड बांटा है 1,30,000, वो माइनस कर देंगे, बाकी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और समझ आ गई है? ये लाइन पहले मौजूद नहीं थी, अब आई है। ये लाइन अब क्यों आई है, ये बात समझ आ गई सबको? कि अगर कोई एसेट बेच दिया है और उसका कोई सरप्लस पड़ा हुआ था, अब वो सरप्लस रिटेन अर्निंग में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज हो गया है। अब ये सरप्लस भी डिविडेंड के तौर पे फ्यूचर में बांटा जा सकता है। पहले नहीं बांटा बांटा जा सकता था, अब ये बांटा जा सकता है। अजम शुद्ध। लो जी। अब बच्चे का और एग्जांपल है, करें, मुझे बताएं एंट्रियां क्या क्या नहीं है। हो गई।
और बोला तो सही। अच्छा जी, अब बच्चों जरा देखें, एक एसेट था, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है 6 लाख। इसका मतलब ये कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट पता नहीं क्या होगी। कितना डेप्रिशिएट हो चुका है जी? 1.5 लाख। उसकी बाकी बची कुछ वैल्यू 4.5 लाख। माजी में कई साल पहले जब रीवैल्यू किया था तो कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था? 3 लाख। यहां तक की बात समझ लगी? आज उसको बेचा कितने का? 3,25,000 का। तो ऑन स्पॉट जब बेचा ना तो नुकसान हो गया बच्चों। क्या हो गया? नुकसान हो गया। कैसे? 6 लाख का था, डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1.5 लाख की थी। कितने पैसे लिए? 3,25,000। तो लॉस कितना रिकॉर्ड हो गया? 1,25,000 का। ये 1,25,000 का लॉस समझ आया? ये ऑन स्पॉट लॉस है। लेकिन हमने थोड़ा सा सांस लिया, ठंडा सांस लिया, तो हमें समझ आया कि यार लॉस तो नहीं है, ये तो प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ जी, अगर हम इसको कभी रीवैल्यू करते ही ना, हम इसको कभी रीवैल्यू करते ही ना, तो बच्चों ये एसेट असल में कितने का था? 3 लाख का था। कैसे पता लगा? हमने उसमें सरप्लस ऐड किया हुआ कितना? यहां तक की बात लगी। उस वो डेप्रिशिएट हुआ कितना? 1.5 लाख का। आज उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती? 1.5 लाख। और उसको कितने का बेच रहे हैं? 3,25,000 का। तो असल में तो प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर उसको रीवैल्यू करते ही ना, तो असल में तो प्रॉफिट होना चाहिए था। ये तो स्यापा हुआ है कि रीवैल्यू करने की वजह से एसेट को अपनी औकात से क्या कर गए? ऊपर ले गए। अब जब मार्केट में बेच रहे हैं तो नुकसान होता है। अगर अपनी औकात में रहता तो ये फायदे में आता। नहीं समझ लगी? ठीक है। तो बच्चों अगर ये 1.5 लाख का होता और हम इसको बेचते कितने का? 3,25,000 का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उड़ाते कितने से? 1.5 लाख से। और इक्विपमेंट को क्रेडिट करते 3 लाख से। तो यहाँ पे गेन आता कितना? 1,75,000। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है जी? लॉस आ रहा है 1,25,000। ओके, कोई मसला नहीं है। आपके पास अनरियलाइज गेन भी तो पड़ा हुआ है ना, उसको भी तो ट्रांसफर करो। कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख का। रीवैल्यू सरप्लस उड़ा दिया, रिटेन अर्निंग में ऐड कर दिया। अब यहां से लॉस जाएगा प्रॉफिट लॉस के थ्रू, घूम घुमा के रिटेन अर्निंग में। कितना लॉस जाएगा? 1,25,000 का। और वहां से 3 लाख का प्रॉफिट जाएगा। तो ये जब दोनों रिटेन अर्निंग में जाएंगे तो नेट इफेक्ट वहां पे 1,75,000 का ही आएगा। नहीं समझ आई बात? एक प्रॉफिट लॉस से घूम के जाएगा और एक बैलेंस शीट में ही पड़ा हुआ है, वो एक लाइन से उठा के दूसरी लाइन में लिख देंगे। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। ये जो 1,25,000 का लॉस है, ये इस प्रॉफिट वाली लाइन में घूम घुमा के आएगा। और ये जो 3 लाख वाला प्रॉफिट है, ये इस नीचे वाली लाइन में घूम घुमा के आएगा। समझ आइए? तो दोनों ही रिटेन अर्निंग में आ जाएंगे। नहीं समझ आई बात? क्लियर ना? प्रॉफिट फॉर द ईयर ऊपर वाली लाइन में है, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नीचे वाली लाइन में है। तो वो दोनों, एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, वो जो भी है यहाँ पे आके नेट हो जाएगा। नेट इम्पैक्ट 0 हो जाएगा उसका, सब खत्म हो जाएगा। जो आपका कॉस्ट मॉडल में और रीवैल्यूएशन मॉडल में जो फड्डा था, वो फड्डा खत्म हो जाएगा। यही फड्डा था ना कि सर प्रॉफिट आना चाहिए 1,75 का, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, आप यहाँ पे लॉस कह रहे हैं। ठीक है, वो लॉस नहीं, अल्टीमेटली प्रॉफिट बन जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लो। यहां तक कोई बात बच्चों जो समझ ना आई हो? यहां तक जो पढ़ा सब समझ आया या कोई कंफ्यूजन है? तो ये कह रहा है वैल्यू तो और शेयर मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम। हाँ, फिर वैल्यू वही कह रहा है। ठीक है जी। तो कल बच्चों से आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी।